नमस्ते नमस्ते विद्यार्थी जी, बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी में लगे होंगे। आइए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो बायोलॉजी चैप्टर 2 है श्वसन, उसमें आज हम लोग जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पौधों में श्वसन। क्या होगा? पौधों में श्वसन। आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा पौधों में श्वसन क्या होता है। यदि ये टॉपिक आपको अच्छा लगो और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके भी जाना, ठीक है। और इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना, ठीक है। क्या लिखा गया है कि पौधों में श्वसन। तो आखिरकार कि पौधा में जो श्वसन होता है, जो पौधा जो होते हैं अपना मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजन जो अपनी प्रक्रिया जो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं वह प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उनको देखने की प्रयास करेंगे, ठीक। देखिए लिखा गया है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान या श्वसन शरीर के सतह से विसरण क्रिया द्वारा होता है। क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनमें गैसों के आदान प्रदान या श्वसन की जो प्रक्रिया होती है शरीर की सतह से विसरण क्रिया द्वारा होती है। यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि पौधे में श्वसन किस क्रिया द्वारा होती है तो हम लोग सही आंसर क्या करेंगे कि विसरण क्रिया द्वारा होती है, ठीक है। क्या किस क्रिया द्वारा? तो विसरण क्रिया द्वारा होती है, विसरण क्रिया के द्वारा होती हैं। गैसों आदान प्रदान किसके द्वारा होती है? तो विसरण क्रिया के द्वारा होती हैं, ठीक। आगे लिखा गया है कि पौधों में ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पत्तियों पर स्थित रंध्रों तथा पुराने वृक्षों के तने पर स्थित वात रंध्रों के द्वारा वायु पौधों में प्रवेश करते हैं। देखिए आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि भैया आखिर कारण यहाँ पर लिखा गया है ऑक्सीजन युक्त वायु। तो पौधे तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते नहीं हैं, कि पौधे तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते नहीं है बल्कि ऑक्सीजन देते हैं। जो पौधे होते हैं वो CO2 ग्रहण करते हैं, तो फिर यहाँ ऑक्सीजन युक्त वायु क्यों लिखा गया है? तो आप बताइए कि हम आपको पहले बताए थे कि जब मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तो उस श्वास लेने में ऑक्सीजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया में नाइट्रोजन को भी ग्रहण करता है, CO2 को भी ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को भी ग्रहण करता है। इसीलिए जो पौधा अपना CO2 ग्रहण करेगा तो वह क्या करेगा? ऑक्सीजन को भी ग्रहण करेगा। क्या किसको? ऑक्सीजन को भी ग्रहण करता है, ठीक है। इसे लिखा गया है कि पौधे में ऑक्सीजन युक्त वायु, ऑक्सीजन से मिला हुआ वायु वायुमंडल से पत्तियों पर स्थित रंध्र, जो इस प्रकार से आप लोग देखे होंगे कि जो पत्ती होती है, ठीक है, इस प्रकार से जो पत्ती होती है इन पर कुछ जो छिद्र होते हैं इसे क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। रंध्र मतलब होता है छिद्र। रंध्र का मतलब क्या होता है? रंध्र का मतलब ये रंध्र है ना, इसका मतलब होता है छिद्र। क्या होता है? छिद्र। रंध्र का मतलब होता है छिद्र, ठीक है। स्थित पत्तियों पर स्थित रंध्रों या छिद्र तथा पुराने वृक्षों के तने पर स्थित वात रंध्र। देखिए आप लोग इस प्रकार से पौधा देखे होंगे, ठीक है, इस प्रकार से पौधा देखे होंगे। और जो पुराने पौधा होते हैं ना, जो पुराने पौधा होते हैं उनके जो इस प्रकार से जो उसके छाल होते हैं ना, उस छालों पर कुछ छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? जब पुराने वृक्षों के छालों पर कुछ छिद्र होते हैं, उस छिद्र को क्या बोलते हैं? वो वात रंध्र बोलते हैं। उस छिद्रों को क्या बोलते हैं? उस छिद्रों को वात रंध्र बोलते हैं। उनके द्वारा क्या होते हैं? जो पौधा होते हैं, पौधों में ऑक्सीजन यानी कि श्वास प्रवेश करते हैं। क्या होता है? उन्हीं के माध्यम से जो श्वास होता है वह वायु होता है पौधों में क्या करते हैं? तो पौधों में प्रवेश करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? पौधों में प्रवेश करते हैं। यहाँ तक तो हो गया। लेकिन आप लोग कभी गांव देहात में सुने होंगे कि दादा दादी या मम्मी पापा बोलते हैं कि बबुआ पौधों के लगे माने कि पेड़ पौधे के समय रात को नहीं सोना चाहिए, ठीक है। कि अब फिर क्यों नहीं सोना चाहिए? आपको दिमाग में आता होगा आखिर मम्मी या पापा या दादा दादी हमको मना करते हैं कि बउआ पेड़ पौधों के नीचे या रात के समय पेड़ पौधों के पास नहीं सोना चाहिए। फिर क्यों नहीं सोना चाहिए? कुछ रीजन होगा। उन रीजन को उन कारण को जान लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है कि रात के समय सामान्यतः पौधे CO2 छोड़ते हैं क्योंकि रात के समय प्रकाश क्रिया नहीं होती। क्या होता है? जो रात के समय जो होती है ना वो पौधे सामान्यतः, देखिए सामान्यतः कहने का मतलब हुआ
देखिए जो समानता का मतलब कुछ पौधा छोड़ते हैं कुछ पौधा नहीं छोड़ते हैं। तो होता है क्या है कि रात के समय जो सामान्यतः जो कुछ पौधे होते हैं CO2 छोड़ते हैं, उल्टी क्रिया होने लगते हैं। क्या होते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने लगते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है मनुष्य के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक पदार्थ है। और मनुष्य के लिए क्या है, मतलब कि जहर की तरह कार्य करता है। ठीक है, जो मनुष्य के लिए घातक है। इसीलिए हम लोग बोले थे, दादा दादी या मम्मी पापा बोलते हैं कि बाबुआ पेड़ पौधे के समय रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय जो पेड़ पौधे तक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्योंकि अब आखिरकार जो पेड़ पौधे तक कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों छोड़ते हैं, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर भाई जो हम मान लिए कि जो रात में जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते क्यों हैं? इसका तो भी रीजन होना चाहिए ना। तो रात के इसका रीजन क्या है कि क्योंकि रात के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। और हम लोग पढ़े क्या थे कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है दिन में होती है, और प्रकाश संश्लेषण के कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। लेकिन रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रातें खून अधिक होती है, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन न छोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और पौधे में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। हम थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा लेक्चर लगे, परंतु उतना आपको नहीं दें। आप लोगों को जितना सिंपल ध्यान रखना है कि रात के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, इसीलिए जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग देखें जो पौधों में श्वसन था। अब देखते हैं कि जो जीव जंतु होते हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान यानी कि श्वसन की क्रिया किस प्रकार से होती है, उनको एक बार समझ लेने की प्रयास करते हैं। तो क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान, क्या यानी कि जो जीव जंतु उनमें होती है उनमें गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है, उस बात को हम लोग को समझने की प्रयास करेंगे। देखिए क्या लिखा गया है कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण क्रिया द्वारा होता है। क्या होता है? यानी कि जो एक कोश के जीव होते हैं, जो एक किस्म के जीव होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिन यानी अन्य जीव होते हैं, अन्य भी कई प्रकार के जीव होते हैं। इनमें क्या होती हैं, जो श्वसन गैसों का आदान प्रदान, मतलब कि जो सांस लेने के लिए जो वायु को आदान प्रदान होता है, आने जाने की जो क्रिया होती हैं वह किसके द्वारा होती है? कोशिका झिल्ली। देखिए अब मान के लिए कि ये इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, कोशिका हो गया। इसके बगल में एक झिल्ली की तरह एक झिल्ली होती है। क्या होती है? इसके बगल में एक झिल्ली होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। उन्हीं के माध्यम से विसरण क्रिया द्वारा क्या होता है? वायु का आदान प्रदान होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। यहाँ तो हमारा क्या था, कुछ बेसिक था जिनको देख लेना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अब हम लोग देखेंगे कि आखिरकार जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। क्या करते हैं? हम लोग इससे पहले थोड़ा सा पहले भी चर्चा किए थे, क्योंकि जो मनुष्य में जो श्वसन अंग होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन होते हैं? पहला होते हैं श्वास नली, जिसे ट्रेकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। दूसरा हमारा होते हैं गिल्स। तीसरा होता है फेफड़ा। क्या होता है? तीसरा होता है फेफड़ा। कहते हैं श्वसन अंग मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3 होते हैं। श्वास नली पहला, जिसे ट्रेकिया भी बुलाया जाता है। दूसरा हमारा गिल्स होता है। तीसरा हमारा फेफड़ा होता है। अब हम लोग को बारी बारी से तीनों का भी जान लेना जरूरी होता है कि आखिरकार श्वास नली या ट्रेकिया क्या होता है। तो सबसे पहले ट्रेकिया के बारे में जानेंगे। तो लिखा गया है कि ट्रेकिया द्वारा श्वसन कीटों जैसे टिड्डा, तिलचटा, जिसको अंग्रेजी में कॉकरोच में होता है। कहने का मतलब हुआ कि ट्रेकिया के द्वारा जो श्वसन की क्रिया होती हैं वो जो छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं उनमें होती हैं। तो जैसे टिड्डा हो गया, जो इतना बड़ा जो कीड़ा आता है ना, उनको टिड्डा बोलते हैं, कॉकरोच बोलते हैं, आदि में होते हैं। यानी कि ट्रेकिया के द्वारा श्वसन कीटों पतंगों में होते हैं। अब हम लोग इनसे आगे देखने की प्रयास करते हैं। ठीक है, इसे आगे क्या देखेंगे? आगे देखेंगे गिल।
क्या देखें गिल्स, हम लोग क्या देखे थे पहले देखिए श्वास लिया ट्रेकिया, अब हम लोग गिल्स जो होता था, जो श्वसन अंग के जो दूसरा भाग था गिल्स, जो प्रकार दूसरा था गिल्स था, उनको देखने की प्रयास करते हैं। देखिए लिखा क्या कहे हैं कि गिल्स एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है जिसके द्वारा जल में घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है कि जो हमारा गिल्स होता है वो विशेष प्रकार का एक श्वसन अंग होता है जिसका प्रयोग जिसके द्वारा जिनके सहायता से जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। मतलब कि जो जल होता है, जल में ऑक्सीजन जो घुला होता है ना, उनका प्रयोग, उस ऑक्सीजन का प्रयोग गिल्स के माध्यम से किया जाता है। समझ लीजिए कितना विशेष प्रकार का एक कहें तो श्वसन अंग है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग जो अगला टॉपिक देखेंगे ना वह देखेंगे मछली में श्वसन अंग। क्या है? मछली में श्वसन अंग। आखिरकार मछली में श्वसन किस प्रक्रिया से होता है, तो श्वसन करने के लिए क्या क्या होते हैं मछली में, ऐसे कौन कौन से अंग होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है मछली में श्वसन की प्रक्रिया होती है, उनको देखेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। लिखा है कि मछली में श्वसन अंग, आगे सबसे पहले लिखा है कि मछली में गिल्स दो समूह में पाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो मछली के जो श्वसन अंग होते हैं तो गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? मछली के श्वसन अंग गिल्स होते हैं। और जो गिल्स होते हैं वो दो समूहों पाए जाते हैं। कितने? दो समूहों में पाए जाते हैं। अब कौन कौन से होते हैं गिल्स? लिखा गया है कि मछली में गिल्स दो समूहों में पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग में आँख के ठीक पीछे स्थित होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ये देखिए हमारा क्या हो गई, ये हमारा मछली हो गई, ये क्या हो गई हमारा, तो ये हमारा क्या हो गई, तो ये मछली हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, ये मछली हो गई। लाइट नहीं जला था इसलिए लाइट जला लिया। तो ये क्या हो गई, मछली हो गई। देखिए ये मछली हो गई ना, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का गिल्स होते हैं। कितने होते हैं? गिल्स होते हैं। क्या होता है? इस प्रकार का गिल्स होता है। और जो ये गिल्स होते हैं ना मछली के इस पार में भी होते हैं और उस पार में भी होते हैं। क्या होता है? इस पार में भी और उस पार में। देखिए ये जो गिल्स हैं आँख के ठीक पीछे, आँख के पीछे स्थित होते हैं। आँख के ठीक पीछे स्थित होते हैं। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे पीछे श्रृंखला तरीके से व्यवस्थित होते हैं। कहने का मतलब हुआ जो गिल्स होते हैं, कहने का मतलब जो गिल्स होते हैं ना आगे पीछे की तरफ क्या होते हैं, श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। जैसे ये हमारा क्या होगा, ये हमारा गिल्स हो गया, तो कोई इस प्रकार से निकला है, तो कोई इस प्रकार से, तो कोई इस प्रकार से निकला है, तो कोई इस प्रकार से आगे पीछे करके और श्रृंखलाबद्ध तरीके से करने का मतलब हुआ कि एक लाइन से लगे हुए होते। क्या होते हैं? एक लाइन से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं एक लाइन से व्यवस्थित होते हैं। आगे है कि हर गिल्स में एक चपटी थैली स्थित होती है जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। और जो ये गिल्स हैं ना, ये गिल्स हैं, तो एक गिल्स जो इस पर अगर जो निकला हुआ है या एक थैली में स्थित होते हैं। क्या होती हैं? जो एक गिल्स में निकला हुआ है एक थैली नुमा आकार की रचना होती हैं जिनमें यह अवस्थित होते हैं और उस थैली नुमा रचना को गिल कोष्ठ कहते हैं। क्या होते हैं? गिल कोष्ठ कहते हैं। क्या बोलते हैं? गिल कोष्ठ कहते हैं। क्या बोलते हैं? गिल कोष्ठ कहते हैं। गिल कोष्ठ एक और आहार नाल के ग्रासनी में तो दूसरा शरीर से बाहर खुलता है। ठीक है, और ये जो गिल्स कोष्ठिकाएं होते हैं ना, यहाँ तो हमारा क्या होगा, गिल कोष्ठिकाएं हो गया, तो इसका जो एक भाग होता है ना, ये शरीर के अंदर चला जाता है। क्या होता है? शरीर के अंदर चला जाता है। जो इसका दूसरा भाग होता है ना, शरीर से बाहर चला जाता है। क्या होता है? शरीर से बाहर चलता है। गिल कोष्ठ के दो भाग होते हैं, पहला भाग शरीर के अंदर खुलता है, अब जो दूसरा भाग होता है शरीर से बाहर खुलता है। ठीक, आगे लिखा गया है कि प्रत्येक गिल कोष्ठ में अनेक गिल पट्टिकाएं होती हैं। और जो ये गिल कोष्ठ होते हैं, देखिए हमारा क्या होगा, गिल कोष्ठ हो गया, तो इसमें ओंगलिनुमा रेशेदार नामक रेशे की जैसे अनेक क्या गिल्स पट्टिकाएं निकली होती है। कितनी गिल्स पट्टिकाएं निकली होती है। यदि आप हमारे पास स्मार्ट बोर्ड होता है, डिजिटल बोर्ड होता है, तो हम उसे बहुत अच्छे तरह से दिखा करके और समझा करके पढ़ा पाते। आप इसी तरह से प्यार सपोर्ट बनाइए रहिए। हर भविष्य में भी क्या अगर हम भी स्मार्ट बोर्ड खरीद करके आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। अब आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। और अपने भाई दोस्त, अपने रिश्तेदार जितने भी हैं, आप सभी के पास शेयर कीजिए, सभी को बुला लीजिए इस चैनल पर, क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजी को पूरा तगड़ा तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक,
आगे क्या है कि जल मछली के ग्रासनी में पहुंचता है। ये तो हो गया हम लोग जो मछली के बारे में जो श्वसन अंग था उनको बारे में जानकारी पे। अब श्वसन की किस प्रकार से मछली ऑक्सीजन का ग्रहण करती है उनको देखेंगे। तो होता क्या है कि जो जल मछली के ग्रासनी में पहुंचता है। देखिए अब मछली तो जल में क्या करिए तैर रही है, तब तैरते हैं तो जो जल होता है ना इसके ग्रासनी में पहुंचता है। इस भाग में मतलब कि गिल्स के द्वारा ग्रासनी में पहुंचता है। क्या होता है ग्रासनी में पहुंचता है। उसके बाद होता है और फिर जल बाहर निकल जाता है। जब ग्रासनी में पहुंचता है और फिर एक रास्ते से पहुंचता है और दूसरे रास्ते से शरीर से बाहर निकल जाता है। क्या होता है शरीर से बाहर निकल जाता है। ये हो गया। इस प्रकार गिल कोष्ठ लगातार जल के संपर्क में रहता है और इस प्रकार जो गिल कोष्ठवा है ना यह लगातार जल से सटा हुआ होता है। क्या जल के संपर्क में रहता है, जल के संपर्क में रहता है जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन रक्त में पहुंचता है। अब जो गिल कोष्ठ होता है वह तो जल में सटा हुआ होता है, जल के संपर्क में रहता है और वह क्या करता है जल में जो ऑक्सीजन घुलित होता है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको अवशोषित कर लेता है और रक्त में भेज देता है। क्या करता है रक्त में भेज देता है। ठीक, रक्त में भेज देता है। यही हमारा क्या था मछली में श्वसन अंग। आप लोग इसे 2-3 बार रिपीट करके पढ़ लीजिएगा। बहुत आसान भाषा में, बहुत इजी भाषा में लिखे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसका जो तीसरा भाग था जो क्या था फेफड़ा था। क्या था फेफड़ा। हम लोग फेफड़ा को देख लेते हैं कि फेफड़ा क्या होता है। देखिए उपसंग वर्टिब्रेटा के उच्च वर्ग जंतु में श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है। देखिए वर्टिब्रेटा कहने का मतलब हुआ कि जो बहुकोश के जीव होते हैं, जो बहुकोश के जीव होते हैं उनको वर्टिब्रेटा संघ के वर्टिब्रेटा के उच्च वर्गीय में रखा जाता है। आप लोग इतना समझिए कि जो जैसे मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, जितने भी बहुकोश के जीव हैं उनमें क्या होता है ज़्यादातर सामान्यतः ये नहीं कि सब खाली फेफड़े से श्वसन होता है, वैसा नहीं। सामान्यतः मतलब अधिक मात्रा में फेफड़ा से श्वसन होता है। जैसे मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, घोड़ा हो गया, अन्य जीव हो गया, सभी में क्या होता है फेफड़े के द्वारा श्वसन होता है। आज के लिए इतने रहते हैं, मिलते हैं इससे अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। इस और आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।